हेलो एंड वेलकम टू ओनली यूपीएससी। नमस्कार, ओनली यूपीएससी पर आपका स्वागत है। मैं हूं अम्बरीश शुक्ला। ये आपकी जियोग्राफी की अगली क्लास है। हमने इससे पहले वाली क्लास में पृथ्वी की गति यानी कि जो अर्थ का मूवमेंट है वहाँ पर आपको छोड़ा था। इस क्लास को मैं शुरू करूँ उससे पहले एक बात मैं आपको बता दूँ। जो मैंने क्लास ली थी शुरुआत में और जिसमें हमने टॉपिक पढ़ाया था आपको पृथ्वी एक ग्रह के रूप में, उसमें एक सुधार की ज़रूरत है। वहाँ पर कोई ऐसी गलती नहीं हुई थी जिसके लिए जो है बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है। बात इतनी सी है कि 2019 में सितंबर अक्टूबर के महीने में नासा ने ये बताया कि सबसे ज़्यादा उपग्रह जो है वो शनि के हो गए हैं। तो उससे आप करेक्ट कर लेंगे। वहाँ पर मैंने पढ़ाया था कि सबसे ज़्यादा उपग्रह बृहस्पति के थे। हालांकि पहले बृहस्पति के थे, लेकिन बाद में नासा जो अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है उसने ये बताया कि सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के हो गए हैं। तो आप उसको करेक्ट कर लेंगे, सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के हो गए हैं। और शायद मैंने शुक्र को सबसे छोटा ग्रह आपको बताया था, तो उसको भी आप करेक्ट कर लेंगे। सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध है, शुक्र नहीं है। सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध है और सबसे ज़्यादा उपग्रह जो हैं वो शनि के हैं। मेरा ध्यान कुछ विद्यार्थियों ने उस तरफ आकृष्ट किया, इसके लिए उन्हें तहे दिल से धन्यवाद। देखिए, इंसान गलतियों का पुतला होता है, उससे भी गलती हो सकती है। हालांकि मैंने कोई ऐसी गलती नहीं थी। स्टैटिक बुक जब आप देखेंगे तो उसमें यही आपको लिखा मिलेगा, बस मैंने उसको अपडेट नहीं किया था। तो अब अपडेट हो गया है। जो लगातार हमारे स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं उसको अपडेट कर लेंगे। सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के हैं और सबसे छोटा ग्रह जो है बुध है। ठीक है, तो आइए इस क्लास में हम समझेंगे पृथ्वी की गति। पृथ्वी की गति, मूवमेंट ऑफ अर्थ। मूवमेंट ऑफ अर्थ। हमारे कई विद्यार्थी जो हिंदी कम समझते हैं वो बार बार हमसे ये मांग कर रहे थे कि इंग्लिश में भी टर्मिनोलॉजी लिखी जाए, तो इसलिए ये उनके लिए। तो हमें समझना है कि पृथ्वी की गति क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी की जो गति है वो 3 प्रकार की है। एक है घूर्णन गति, जिसको रोटेशन कहते हैं, रोटेशनल मूवमेंट। दूसरा है आपका परिक्रमण और तीसरा है आपका प्रिसेशन। तो एक है आपका घूर्णन गति, दूसरा है आपका परिक्रमण और तीसरा है आपका प्रिसेशन। ठीक है, इसको रिवोल्यूशनरी मूवमेंट कहते हैं और इसको प्रिसेशनरी मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, हमको समझना है सबसे पहले घूर्णन गति, तो इसलिए हम इसको बाद में पढ़ेंगे, इसको यहीं पर हम छोड़ देंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे घूर्णन गति को। तो आइए घूर्णन गति हम समझते हैं कि घूर्णन गति होता क्या है। घूर्णन आपने देखा होगा कि जब कोई चीज़ किसी एक बिंदु को, एक एक्सिस को मान करके उसके चारों तरफ घूमे तो उसे रोटेशन कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें आपको जो टेक्निकल बात है उसको बताता हूँ। सबसे पहले सामान्य चीज़ जो थी उसको आपने समझ लिया। तो पृथ्वी के गति में जो आपका टॉपिक है वो है घूर्णन गति। घूर्णन गति, रोटेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो रोटेशनल मूवमेंट को आपको पढ़ना है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष के चारों तरफ जो गति करती है उसको क्या कहते हैं, रोटेशनल मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब पृथ्वी अपने अक्ष के परितः चारों ओर घूमती है तो उसे रोटेशन कहेंगे। तो अब ये जानना जरूरी है कि पृथ्वी का अक्ष क्या है, एक्सिस क्या है, तभी तो आप समझ पाएंगे कि वो जो रोटेशन करती है वो क्या है। तो
अब इसको समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पृथ्वी का अक्ष क्या होता है, जिसे एक्सिस बोलते हैं, एक्सिस। ठीक है, तो पृथ्वी का अक्ष क्या होता है, एक्सिस इसे बोलते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के अक्ष को जब आप समझ लेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि पृथ्वी का घूर्णन गति क्या है। इसके साथ साथ आपको एक चीज और समझना पड़ेगा, पृथ्वी के अक्ष के साथ साथ पृथ्वी का ऑर्बिट, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि बिना ऑर्बिट को समझे हुए आप एक्सिस को नहीं समझ पाएंगे और बिना एक्सिस को समझे हुए आप ऑर्बिट को नहीं समझ पाएंगे। अब ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट कक्षा है जिसमें पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है, ये इसको कक्षा बोलते हैं। ठीक है, तो ऑर्बिट एक कक्षा है जिसमें पृथ्वी सूर्य का क्या करती है, जो है परिक्रमण करती है, जिसको अभी परिक्रमण भी आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक्सिस को समझने के लिए ऑर्बिट को जानना जरूरी है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये आपका सूर्य है। ठीक है, यह है आपका सूर्य और आप जानते हैं कि जो पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण करती है वो पथ कैसा है, दीर्घ वृत्ताकार है। कैसा है, दीर्घ वृत्ताकार है। तो ये पाथ है जिसमें पृथ्वी सूर्य का क्या करती है, परिक्रमण करती है। ये मान लीजिए आपका क्या है, अर्थ है, ये आपका अर्थ है और सूर्य का ये परिक्रमण इसी मार्ग पर करती है। तो जो ये पाथ है, जो ये रास्ता है, इसी को कहते हैं कक्षा या ऑर्बिट। ठीक है, अब चूंकि पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है, महत्वपूर्ण रूप से अगर देखें तो प्रिसेशन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। एक गति उसका क्या है, परिक्रमा करना सूर्य की। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा करना उसका एक गति, जिसको हम परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, रेवोल्यूशन कहते हैं। दूसरा जो गति पृथ्वी का है वो अपने अक्ष पर ही घूमना है। क्या है, अपने अक्ष पर ही घूमना है। तो ये दोनों काम एक साथ होते हैं, ये दोनों काम क्या होते हैं, एक साथ होते हैं। तो जो पृथ्वी का एक्सिस है वो पृथ्वी का ऐसा व्यास है जिसके परितः पृथ्वी घूमती है, घूर्णन करती है। कभी आपने ग्लोब देखा है जो ऑफिस वगैरह में रखा रहता है, तो उसके बीच में एक दो लोहे लगे होते हैं और पृथ्वी उसके किनारे जो है घूमती रहती है। ठीक है, तो जो पृथ्वी का एक्सिस है वो एक ऐसा व्यास है जिसके परितः पृथ्वी घूमती है। ठीक है, और आप यहाँ पर चित्र के द्वारा आप ये समझ पा रहे होंगे, मैंने इसीलिए इसका चित्र इस तरीके से बनाया। इसका चित्र तो इस तरीके से भी बन सकता है, लेकिन मैंने किस तरीके से बनाया, इसका चित्र मैंने इस तरीके से बनाया। ये इसलिए बनाया क्योंकि पृथ्वी जो है वो झुकी हुई है। ठीक है, जो इसका ऑर्बिट है इससे पृथ्वी क्या है, झुकी हुई है। अगर इसके ऑर्बिट के साथ इसका जो कोण है वो 90 डिग्री का है, तो पृथ्वी क्या है, उससे 66.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है। ठीक है, यानी कि 66 सही 1/2 डिग्री पृथ्वी क्या है, ऑर्बिट से झुकी हुई है। ठीक है, तो यह है उसका एक्सिस जिसके थ्रू पृथ्वी क्या करती है, घूमती है, रोटेशन करती है। और यह है ऑर्बिट जिसमें पृथ्वी सूर्य का क्या करती है, चक्कर लगाती है। अब आप समझ गए होंगे कि एक्सिस क्या होता है और ऑर्बिट क्या होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो पृथ्वी का घूर्णन गति आप समझ गए, फाइनली आप समझ गए होंगे कि पृथ्वी का घूर्णन गति क्या होता है। एक एक्सिस है जो कि झुका हुआ है, किससे, जो ऑर्बिट है उसके आधार पर वो झुका हुआ है। और एक एक्सिस है, एक व्यास है जिसके परितः पृथ्वी घूम रही है, उसको अक्ष बोलते हैं। अब बात करते हैं कि उसकी गति क्या होती है या घूर्णन का प्रभाव क्या होता है, इससे सवाल आते हैं आपकी परीक्षाओं में। ठीक है, तो घूर्णन गति जो है, सबसे पहले हम इसके चाल की बात करते हैं।
कि इसकी चाल क्या होगी, स्पीड। ठीक है, तो गति कर रही है, ठीक है। अब उसका कोई चाल भी तो होगा, किस चाल से गति कर रही है, चाल कहां पर ज्यादा होगा, विषुवत रेखा पर ज्यादा होगा कि ध्रुव पर ज्यादा होगा, ऐसे सवाल आते हैं यहाँ पे परीक्षाओं में। ठीक है, तो एक चित्र बना लेते हैं। यह है आपका पोल, यह है आपका नॉर्थ पोल, यह है आपका साउथ पोल, और यह है आपका इक्वेटर। ठीक है, यह है आपका इक्वेटर, ये आपकी पृथ्वी है। ठीक है, अब चाल इसका आपको समझना है। पृथ्वी एक एक्सिस के थ्रू क्या है, घूर्णन कर रही है, यानी कि रोटेशन कर रही है, और आपको इसके चाल को समझना है कि कहाँ पर इसका चाल ज़्यादा होगा, कहाँ पर इसका चाल कम होगा। तो पहला स्टेटमेंट ये है कि पृथ्वी की घूर्णन गति में चाल विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है। अब मेरे इंग्लिश वाले स्टूडेंट, उनके लिए अर्थ यानी कि पृथ्वी, ठीक है, घूर्णन का मतलब रोटेशन। तो जब पृथ्वी रोटेट कर रही है तो उसका स्पीड कहाँ पर ज़्यादा होगा, इस स्टेटमेंट का मतलब यही है। ठीक है, इक्वेटर पर ज़्यादा होगा, इक्वेटर मतलब विषुवत रेखा, या पोल पर यानी कि ध्रुव पर ज़्यादा होगा। ये यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि इक्वेटर यानी कि हमने स्टेटमेंट में लिखा है कि जो पृथ्वी का रोटेशन के दौरान चाल है वो कहाँ पर ज़्यादा है, विषुवत रेखा पर ज़्यादा है। और ये कितना है, 1690 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 1690 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, ये सर्वाधिक है विषुवत रेखा पर। और अगर आप 60 डिग्री पर जाएंगे, ठीक है, 60 डिग्री पर जाएंगे, ये आपको कितना है, 0 डिग्री। अगर 60 डिग्री पर आप जाते हैं तो ये जो चाल है वो आधी हो जाती है, यानी कि 845 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो चाल है वो 1690 किलोमीटर पर आवर है। आप 60 डिग्री पर जब देखते हैं तो पृथ्वी का चाल कितना है, 845 किलोमीटर पर आवर है, और ध्रुवों पर चाल जो है वो कितना हो जाता है, 0 किलोमीटर पर आवर। तो आप एक क्रम देख रहे हैं कि जैसे ही आप इक्वेटर से ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, रोटेशन के दौरान जो पृथ्वी का चाल है यानी कि जो अर्थ का स्पीड है वो क्या है, डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। अब कल्पना कीजिए आप कि ऐसा क्यों हो रहा है, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। बॉल आपने देखा है, ठीक है, हालांकि पृथ्वी बॉल की जैसी नहीं है, लेकिन बॉल को कभी आपने घूमते हुए देखा है, डेफिनेटली देखा होगा। अब मान लीजिए कि ये जो है ये सबसे उभरा हुआ भाग है, ये सबसे उभरा हुआ भाग है, चाहे बॉल आप मान लीजिए, पृथ्वी मान लीजिए, ये चिपटा हुआ पार्ट है, और यहाँ पर जा करके धीरे धीरे ये संरचना क्या होती है, सिकुड़नी शुरू हो जाती है। अब अगर इस पूरे बॉल को एक साथ घूमना है तो जहाँ पर उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा वहाँ पर स्पीड ज़्यादा मेंटेन करना होगा अपेक्षाकृत उसके जहाँ पर उसका क्षेत्रफल कम है। अगर इसको आप बांट करके देखें, इसको अगर आप सेक्ट में बांट करके देखें, ठीक है, तो ये जो पार्ट है इसका क्षेत्रफल क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो अगर इसको इसके साथ ही घूम जाना है तो इसका मतलब कि यहाँ का चाल ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो पूरी संरचना एक साथ उसी स्पीड में घूम पाएगी। इसीलिए विषुवत रेखा पर चाल ज़्यादा होता है और ध्रुवों पर चाल कम होता है। ठीक है, तो ये हो गया चाल। अब दूसरा टॉप जो है इसी घूर्णन गति से रिलेटेड है वो है दिशा, डायरेक्शन। जो दूसरा है आपका वो है दिशा, डायरेक्शन।
ठीक है। तो घूर्णन गति तो कर रही है पृथ्वी, ठीक है, ये एक्सिस है और इसके जो है परितः घूर्णन गति पृथ्वी कर रही है, लेकिन इसका दिशा क्या होगा, किस दिशा में गति कर रही है, सवाल इससे भी आते हैं। तो जो पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है, जो डायरेक्शन है, वो क्या है, वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर। जो घूर्णन की दिशा वो क्या है, पश्चिम से पूर्व है। अब पश्चिम से पूर्व दो तरीके से घूमा जा सकता है, एक तो ये रास्ता हो सकता है, ठीक है, और एक ये रास्ता हो सकता है, नहीं सॉरी ये नहीं हो सकता है, ये तो ईस्ट टू वेस्ट हो जाएगा, ये रास्ता हो सकता है, ठीक है। तो ये दो रास्ते हो सकते हैं किसी भी पिंड का पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने में, ठीक है। अब सवाल ये है कि पृथ्वी का कौन सा है, यानी कि ऐसा तो है नहीं कि पृथ्वी दोनों तरफ से घूमती है, नहीं ऐसा नहीं है। तो पृथ्वी का जो डायरेक्शन है वो वेस्ट टू ईस्ट है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर है, लेकिन क्या वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहां पर आपको ये जानना है कि वो एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, यानी कि घड़ी के सुइयों के चलने की दिशा के अपोजिट, उसके विपरीत में। आपने घड़ी देखा होगा, ये घड़ी है, यहाँ पर 12 होता है, 1 2 3 4 5 6, तो घड़ी टिक टिक कैसे करती, ऐसे घूमती है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। और अगर कोई उल्टा घूमे तो इसको क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो जो पृथ्वी का घूर्णन का दिशा है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, और हिंदी में इसको कहते हैं दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, कोई कठिन बात नहीं है। एक एक्सिस है जिसके परितः पृथ्वी घूमती है, घूमने का दिशा क्या है, वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि पश्चिम से पूर्व, कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त। इतना ही सवाल जो है डायरेक्शन में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो कुछ भी समझ में ना आए आप कमेंट करके हमेशा पूछते रहिए। जब भी हमको ऐसा लगेगा कि आपको जवाब देना चाहिए, सवाल आपके पर्याप्त हो गए हैं, या जिन सवालों का जवाब देना चाहिए मैं उसका जवाब लाइव क्लास में आकर के ज़रूर दूंगा, या कोई वीडियो रिकॉर्ड करके ही उन सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। इसलिए आप अपना सवाल कभी पूछना बंद मत किया कीजिए। एक चीज़ और है, कोई व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता है, किसी भी व्यक्ति में ऐसा नहीं कि कोई कमी नहीं है, हो ही नहीं सकता है। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी होती है। तो हो सकता है कि हमसे अगर कभी कोई चूक हो तो उसको आप पॉइंट करेंगे, और आप में जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए तो हम काम कर ही रहे हैं। मैंने देखा कि कई विद्यार्थी इस बात को ज़्यादा पॉइंट करने की कोशिश कर रहे थे, 2-4 लोग, कि नहीं नहीं ये पॉइंट गलत हो गया, तो इसका मतलब कि नहीं सब कुछ खराब हो गया। ऐसा नहीं है गुरु। देखिए, ऐसा है कि कई बार कुछ ह्यूमन एरर होते हैं, और इस होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप नहीं सरवाइव कर पाएंगे। इसीलिए इंसान में भूलने की बीमारी बनाई गई है, ताकि वो आगे बढ़ता रहे। कल्पना कीजिए कि किसी व्यक्ति के जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति का अचानक से चले जाना जो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। मान लीजिए कि आपके लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण है और वो आपके जीवन से क्या है, चला जाए, और आप में जो भूलना है वो ना हो, यानी कि आप भूलते ही कोई चीज़ ना हो, तो आप कल्पना कीजिए कि आप सर्वाइव कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। पूरा दिन रात आपको वही याद आएगा कि अब हमारा उसके बिना कैसे जीवन चलेगा। तो इसीलिए जब इस प्रकृति ने आपको बनाया तो उसने जानबूझकर आपके अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया कि आप भूलेंगे भी चीज़ों को, क्योंकि आपको मूव ऑन भी करना होता है। तो इसलिए भूलना, गलती होना, ये सब जीवन के पार्ट हैं, लेकिन अपने गलती को दोहराना नहीं चाहिए। गलती करना बुरा नहीं है, गलती करते रहना बुरा है। कोई गलती हो उसका सुधार कर लीजिए, ठीक है। बाकी आप अपने सवाल लगातार हमसे पूछते रहिए, कठिन से कठिन सवाल। आपको जो भी सवाल पूछना है
आप सीधे कमेंट बॉक्स में जाइए और उसको पूछिए, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं, आवर्तकाल, ठीक है, टाइम पीरियड। आवर्तकाल, आवर्तकाल का मतलब कि जो पृथ्वी अपना घूर्णन करती है वो कितने समय में अपना एक रोटेशन पूरा कर लेती है। आवर्तकाल का सिंपल मतलब यही होता है कि कोई पिंड घूमे जिस स्थान पर, उसी स्थान पर आकर के पहुंचने में जो उसका वक्त लगता है उसी वक्त को आवर्तकाल कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई पिंड है ये, और ये यहाँ तक जाती है और घूम करके फिर यहीं तक आती है, तो इस पूरे टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं, ठीक है। अब पृथ्वी के घूर्णन के आवर्तकाल को आपको जानना है, सिंपल है, सबको पता होगा। पृथ्वी के घूर्णन की वजह से दिन रात होते हैं, तो जो पृथ्वी का आवर्तकाल है वो कितना है, 24 घंटे लगभग। कितना है, 24 घंटे लगभग। लगभग मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि एग्जैक्टली जो है ये होता है 23 घंटा 56 मिनट और 40 सेकेंड, ठीक है। 23 घंटा 56 मिनट 40 सेकेंड ये होता है पृथ्वी का घूर्णन का आवर्तकाल। पृथ्वी के घूर्णन का आवर्तकाल कितना है, 24 घंटा। एक जो है एक ऐसी डिजिट है जिसको हम बार बार प्रयोग करते हैं और आम बोलचाल में भी उसका प्रयोग करते हैं कि पृथ्वी का घूर्णन क्या है, 24 घंटे का है। वो 24 घंटे में पृथ्वी एक बार घूम जाती है और उसी के कारण दिन और रात होते हैं। लेकिन जो उसका एक्चुअल आवर्तकाल है वो कितना है, 23 घंटा 56 मिनट 40 सेकंड हो सकता है। कई बार स्टेट पीसीएस में ऐसे जो है एग्जैक्ट आपसे पूछ लिया जाता है कि नहीं आप बताइए कि कितना होता है, तो आपके लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड। तो ये है आपका आवर्तकाल, ठीक है। अब आखिरी बिंदु जो इसमें है घूर्णन में, उसको समझ लेते हैं, उसके बाद में हम अपने अगले टॉपिक पर चलेंगे। प्रभाव, हर काम का कुछ ना कुछ प्रभाव होता है, इफेक्ट। तो पृथ्वी के घूर्णन का इफेक्ट क्या है, दिन और रात का होना, दिन व रात का होना, ठीक है। तो जो पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव है वो क्या है, दिन और रात का होना पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव है। तो ये था पूरा आपका रोटेशन यानी कि घूर्णन, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसका, परिक्रमण का हम बात करेंगे, रेवोल्यूशन का बात करेंगे। परिक्रमण, ठीक है। तो पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है, ठीक है। पहले चित्र बना लेते हैं तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। यह है आपका सन यानी कि सूर्य, और ये पथ है, कैसा पथ, दीर्घ वृत्ताकार। आप इसको गलत नहीं करेंगे, बहुत बार सवाल में आया है और खासकर पीसीएस के सवालों में तो खूब आता है। जो पृथ्वी का ऑर्बिट है वो क्या है, दीर्घ वृत्ताकार है, और ये है आपका अर्थ यानी कि आपकी पृथ्वी जहाँ पर हम रहते हैं। अब पृथ्वी जो है वो सूर्य का परिक्रमण करती है। पृथ्वी जो है क्या करती है, सूर्य का परिक्रमण करती है। तो अब शुरुआत कर लेते हैं, जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि आवर्तकाल क्या है, दिशा क्या है, चाल क्या है, प्रभाव क्या है, ऐसे इसमें भी हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं डायरेक्शन से। डायरेक्शन का मतलब दिशा। पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या थी, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त। सेम जो पृथ्वी के परिक्रमण की दिशा है वो भी एकदम सेम है, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट। और कैसा है,
एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, दक्षिणावर्त। तो पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या है, ये है, ठीक है, यह है आपका वेस्ट और यह है आपका ईस्ट, यानी कि यह आपका पश्चिम है और यह है आपका पूरब। तो जो पृथ्वी का सूर्य का परिक्रमण है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसमें कोई बहुत कठिन बात नहीं है, बिल्कुल आप समझिए। हाँ, इसको याद रखिएगा, कभी ये गलती मत कीजिएगा कि आप, कई बार होता क्या है कि आप चीज़ों को भूल जाते हैं। देखिए, तथ्य को भूलना कोई अपराध बोध नहीं होना चाहिए आपको कि आप किसी तथ्य को भूल गए, आप किसी फैक्ट को भूल गए। ये बहुत ही कॉमन बात है, कोई भी भूल सकता है कि जो है अकबर के बेटे का नाम क्या था, लेकिन वो ये ना भूले कि अकबर की मनसबदारी प्रथा क्या थी। आप ये ना भूलें कि पृथ्वी घूर्णन करती है, आप ये ना भूलें कि पृथ्वी परिक्रमण करती है, आप ये ना भूलें कि पृथ्वी जो है एक ग्रह है। लेकिन आप ये सिंपली भूल सकते हैं कि अर्थ का स्पेलिंग कहीं आपसे गलती हो जाए, कहीं आपसे ये गलत हो जाए कि उसका एग्जैक्ट आवर्तकाल कितना है, ये हो सकता है और ये क्षम्य है, अक्षम्य नहीं है। आप ऐसी गलती कर सकते हैं। देखिए, जो कॉन्सेप्ट है, जो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है, वो आप गलत ना करें तो कोई अपराध बोध आपको नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया डायरेक्शन। अगला टॉपिक है आपका चाल। यानी कि स्पीड क्या है। जब पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण कर रही है तो उसका स्पीड क्या है, सिंपल सा है। तो ये जो स्पीड है वो है 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। वहाँ पर क्या था परिक्रमण में, 1690 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक घंटे में 1690 किलोमीटर विषुवत रेखा पर घूर्णन का चाल है पृथ्वी का। और ध्रुवों पर कितना था, 0 था, 60 डिग्री पर उसका जस्ट आधा यानी कि 845 था। परिक्रमण में जो पृथ्वी का चाल है वो कितना है, 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड है, ठीक है। कई बार ये फैक्ट के रूप में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आप इसको याद रखेंगे। चाल हो गया। अब हम आवर्तकाल की इसकी बात कर लेते हैं, टाइम पीरियड क्या होता है। अगला है आपका आवर्तकाल। देखिए, नोट्स आप लोग बनाते रहिए और इन सारे बातों को अपनी भाषा में लिखिए, ठीक है। देखिए, किताबें इसीलिए लिखी जाती हैं कि एक अंतर स्पष्ट हो, यानी कि पढ़ा लिखा जो वर्ग है और जो अभी पढ़ रहा है, सीख रहा है, उसमें एक अंतर स्पष्ट हो। लेकिन जो नोट्स होता है उसको आसान भाषा में लिखा जाता है, ताकि विद्यार्थी जब खोले तो उसको बिल्कुल विजुलाइज हो जाए कि किस तरीके से टीचर ने उसको पढ़ाया है। तो नोट्स मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि आप अपनी भाषा में लिखिए, चीज़ों को समझिए, यहाँ पर विचार कीजिए, उससे आपका दिमाग मजबूत होगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। और फिर अपनी भाषा में लिखिए, आपकी लेखनी अच्छी होगी, आप अपने आप को एक क्रिएटिव के रूप में पाएंगे और उसका फ़ायदा जब आप मेंस लिख रहे होंगे तो आपको बहुत मिलेगा, ठीक है। लोग इतने आलसी हो गए हैं, इतना डिपेंडेंट हो गए हैं दूसरे पर, उसको आप क्लास फ्री में दे दीजिए, उसको आप नोट्स फ्री में दे दीजिए, वो PDF लेकर के रख लेगा, उसका प्रिंट निकाल के रख लेगा, कभी नहीं पढ़ेगा। पढ़ाई करने का ये तरीका ही नहीं है। पढ़ाई करने का तरीका ये है कि आप, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आप समझे चीज़ों को, फिर अपने हाथ से नोट्स बनाएं। सपोर्टिव नोट्स होता है, बहुत सारी चीज़ें, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम आपका नज़दीक है, 2-4 पॉइंट हमसे छूट गए, हम नहीं पढ़ा पाए, उसका सपोर्टिव नोट्स मैंने आपको उपलब्ध करवा दिया PDF फॉर्मेट में, आपने उसको कवर कर लिया। जब तक आप नहीं लड़ेंगे उसमें, जब तक आप उसमें जम के नहीं घुसेंगे, आप नहीं क्रैक कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप उसमें जम के लगे। तथ्य मैं आपको बता दूंगा, कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगा, लेकिन जब तक आप उसमें घुस के नहीं रहेंगे ना, नहीं काम बन पाएगा। तो आवर्तकाल जो है
उसको हमें समझना है। पृथ्वी के परिक्रमण का आवर्तकाल क्या है, ठीक है। तो पृथ्वी के परिक्रमण का जो आवर्तकाल है वो 365 सही 1/4। इसको मिस्र भिन्न बोलते हैं, गणित वाले विद्यार्थी जानते होंगे, इसको मिस्र भिन्न बोलते हैं, ठीक है। ये इतना दिन होता है जो है आवर्तकाल पृथ्वी का। 365 दिन और 1/4 का मतलब ये है कि हर 4 वर्ष पर लीप ईयर होगा। क्या होगा? लीप वर्ष होगा। यानी कि हर 4 वर्ष पर जो फरवरी होगी वो 29 दिन की होगी और जो वर्ष होगा वो 366 दिन का हो जाएगा। नॉर्मली क्या होता है? 365 दिन का होता है, लेकिन जब 4 वर्ष पूरा होता है तो ये क्या हो जाता है, इसमें 4 से होता है गुणा और ये इसमें जाता है जुड़, तो ये 366 बन जाता है और इसको लीप ईयर बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं, ठीक है। तो ये है पृथ्वी का आवर्तकाल। पृथ्वी का चाल 29.8 किलोमीटर पर सेकंड परिक्रमण के दौरान, आवर्तकाल 365 सही 1/4 दिन, ठीक है। घूर्णन में क्या था आवर्तकाल? 24 घंटे। यहाँ पर कितना है? 365 सही 1/4 दिन, ठीक। चलिए अब इसमें आखिरी पॉइंट जो है उसको समझ लेते हैं, वो है प्रभाव, यानी कि परिक्रमण का क्या प्रभाव होता है, ठीक है। परिक्रमण का इफेक्ट क्या होता है। ठीक है। मेरे कई स्टूडेंट से कहते हैं कि आप हिंदी बहुत ज़्यादा बोलते हैं, इंग्लिश के टर्म कम इस्तेमाल करते हैं। तो मैं जहाँ तक मुझे याद रहता है मैं लिख देता हूँ, क्योंकि मेरी जो पूरी पढ़ाई है वो हिंदी में हुई है। अभी तक अध्यापन का कार्य भी मैंने हिंदी में ही किया है, तो इसलिए हिंदी तो ज़्यादा निकलेगा ही, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको उतनी इंग्लिश बता दिया करूँ। तो प्रभाव मतलब इफेक्ट। तो जो परिक्रमण है उसका प्रभाव क्या होगा? परिक्रमण का प्रभाव होता है दिन और रात की, दिन व रात की अवधि में परिवर्तन। आप ये महसूस करते होंगे कि गर्मी में दिन क्या होता है? बड़ा होता है। ठंडी में दिन क्या होता है? छोटा होता है। आप इजीली इसको महसूस करते होंगे, ठीक है। तो किसकी वजह से होता है? ये परिक्रमण की वजह से होता है, पृथ्वी के परिक्रमण की वजह से होता है, क्योंकि परिक्रमण जो है वो एक साल में पूरा होने वाली प्रक्रिया है। तो इसीलिए जो दिन रात होता है वो मौसम के अनुसार बदल रहा है। तो इसका मतलब वो किसकी वजह से होगा? परिक्रमण की वजह से होगा। घूर्णन की वजह से क्या होता था? दिन और रात का होना घूर्णन के कारण है, लेकिन दिन और रात के अवधि में जो परिवर्तन होता है वो परिक्रमण के कारण होता है, ठीक है। जो दूसरा प्रभाव है वो है मौसम का परिवर्तन। यानी कि गर्मी, बरसात, ठंडी, ये सब क्या होता है? एक साल के मौसम चार्ट, ठीक है, गाना आपने सुना होगा। तो एक साल में मौसम बदलते हैं, तो उन मौसमों का परिवर्तन किसके कारण होता है? पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है। तो ये है इसका प्रभाव। इसके प्रभाव से भी सवाल आते हैं, देखिए स्टेटमेंट वाइज लिखा रहता है और वो सवाल आते हैं, तो इसलिए आपको इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जो परिवर्तन एक साल में दिखाई देते हैं वो सब परिक्रमण के कारण होंगे। जो परिवर्तन एक दिन के कारण घटित होते हैं वो रोटेशन के कारण होंगे, यानी कि वो रोटेशन का प्रभाव के जो है उस पर होता है। तो इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में मिलते हैं और बात करेंगे पृथ्वी के जो है अन्य जो टॉपिक हैं इस चैप्टर के द अर्थ के, जिसको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहते हैं, यानी कि अक्षांश और देशांतर। उसके बाद हम पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर रेखा क्या होती है। ये सारी चीज़ आप जो है वहाँ पर पढ़ेंगे। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया कीजिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
कई लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि क्या आप फ्री में ही पढ़ाएंगे। बिल्कुल भैया, फ्री में पढ़ाएंगे, कह दिया ना आपको, वीडियो में आकर के बोल दिया, जो है सबूत दे दिया कि पूरा फ्री में पढ़ाएंगे। लेकिन एक पेमेंट आपको करना होगा, वो पेमेंट है लाइक के फॉर्म में, शेयर के फॉर्म में। आप ये कर सकते हैं ना, इसके लिए आपको कोई पेमेंट तो करना नहीं है, तो आप इसको कर देंगे तो कुछ और लोगों का फायदा हो जाएगा। तो आप कम से कम 10 लोग को शेयर कर दिया कीजिए, और लाइक बहुत ज़रूरी है। लाइक करने से क्या होता है कि जो वीडियो है ये ऊपर और जो है अन्य विद्यार्थियों तक पहुंच जाता है और उनका भी लाभ हो जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, और उसमें हम पढ़ेंगे अक्षांश एवं देशांतर तथा अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। धन्यवाद।